बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शॉक के हवाले से है। शॉक बेसिकली क्या है? इट इज़ द हाइपो परफ्यूजन ऑफ द ब्रेन, कि ब्रेन को जब ब्लड सप्लाई सही तरह से ना हो सके, इस कंडीशन को हम कहते हैं शॉक। और शॉक कब डेवलप होते हैं? या तो हमारी बॉडी में फ्लूइड का लेवल कम है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम है और वो कम अमाउंट में ब्रेन तक पहुंचते हैं, या फ्लूइड का वॉल्यूम का पूरा है लेकिन उसकी प्रेशर इतना नहीं है कि वो ब्रेन तक पहुंच सके। तो इस कंडीशंस की वजह से जो गनुदगी होती है उसको हम शॉक कहते हैं। एंड इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इससे डेथ भी हो सकती है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का मतलब होता है कि इट इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन, और उसमें जो पेशेंट होते हैं एट बिकम अनकॉन्शियस। जिस तरह मैंने बता दिया कि स्पेशली इसमें क्या होते हैं, इनसफिशेंट ऑक्सीजन सप्लाई होते हैं टू द टिश्यू स्पेशली द ब्रेन। तो ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं? थ्रू द ब्लड ट्रांसफ़र होते हैं। तो अगर आपके साथ ब्लड की कमी है या ब्लड सही तरह से ब्रेन तक नहीं पहुंचते, तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच सकते, जिसकी वजह से बंदा जो है वो अनकॉन्शियस होते हैं, शॉक में चले जाते हैं। तो अनकॉन्शियसनेस का वजह क्या है? कि उनकी ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो सही तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, और ब्रेन की माल फंक्शनिंग को हम अनकॉन्शियस कंडीशन कह सकते हैं। अब जो शॉक, जिसको शॉक होती है, उसमें क्या क्या जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो होंगे। हम किस बंदे को कहेंगे कि ये शॉक में है? तो ये यहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स दिया गया है 5। अगर ये कंडीशन किसी में डेवलप होते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि ही आर शी इज़ इन शॉक। लाइक सडन डार्कनेस, उसकी आंखों के सामने जो है वो अंधेरा आ जाते हैं। बीपी जो है वो सडनली कम हो जाते हैं, और जो बंदा होते हैं दैट फॉल इन द ऑन द अर्थ, ठीक है, वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। रैपिड शेलो ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग ज़्यादा लेते हैं लेकिन शेलो ब्रीथिंग होती है, नॉर्मल ब्रीथिंग की तरह वो नहीं होती। इसके अलावा स्वेटिंग होती है उसके बॉडी से। द स्किन बिकम पेल, कूल एंड क्लैमी। जो उसकी स्किन होते हैं वो जर्द हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं और क्लैमी हो जाते हैं। तो ये 5 कंडीशन अगर किसी में डेवलप हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये बंदा जो है ये शॉक में है। इसके अलावा कूल पेरिफ्रीज होंगी, जो उसके हाथ होंगे या पाँव होंगे वो कूल होंगे। टेकिकार्डिया इनिशियली होगा, हार्ट रेट ज़्यादा होगी, जिसकी और अगर उसी को ट्रीट ना किया गया तो इट बिकम ब्रेडिकार्डिया। ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो कम होंगी, SpO2 जिसको हम कहते हैं, SpO2 विल बी लेस देन 90%, ठीक है। साइनोसिस होगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो पूरी बॉडी में सही तरह से ना होगी, तो वहाँ पर साइनोसिस होंगी। लिप्स, फोरहेड एंड ईयर लोब्स, ये तीनों जगह जो है इनिशियली वो साइनोज होगा, ब्लोइश होगा, और प्यूपिल डायलेटेड होगा। तो ये 10 कंडीशंस हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं हमारे पास शॉक के। काजेज़ ऑफ द शॉक क्या है? क्यों शॉक जो है वो वाक़या होते हैं? सो द फर्स्ट काज जो है उसके है हार्ट की पंपिंग इनएबिलिटी, कि हार्ट जो है वो सही सही तरह से ब्लड को पंप नहीं करते, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ आर्गन्स होते हैं इंक्लूडिंग ब्रेन, उसको ब्लड सप्लाई कम होती है। ब्लड सप्लाई कम होने का मकसद क्या है? कि वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। दूसरा जो कॉज है वो लॉस ऑफ फ्लूइड है। अगर किसी को सीवियर डायरिया हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मियों में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से फ्लूइड लॉस हो जाते हैं, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लड लॉस भी इसमें है, या बॉडी में ब्लड की लेवल कम है, तो इसी वजह से शॉक काज हो सकते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव डायलेशन ऑफ द वेसल, जो गर्मियों में ज़्यादा होते हैं। सीवियर इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं सेप्सिस, उसमें भी शॉक हो सकते हैं। नर्वस डिसऑर्डर, ब्रेन में कोई डिजीज़ है, या एलर्जिक रिएक्शंस
होते हैं। तो ये काजेज़ है, इसी वजह से शॉक हो सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ शॉक क्या है? टाइप वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइप्स है, लेकिन यहाँ पर हमने 4 को जो बेसिक टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जिसमें ब्लड वॉल्यूम कम होगा, सेप्टिक शॉक जिसमें इन्फेक्शन होगा, एनाफाइलेक्टिक शॉक जिसमें एलर्जी होगा, और न्यूरोजेनिक शॉक जो कि नर्वस डिसऑर्डर की वजह से काज होंगे। तो पहले आते हैं टुवर्ड द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कि वो शॉक जो कि बॉडी में फ्लूइड का लेवल कम होने से वाक़या होते हैं, इसको हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं। इसमें क्या होगा? सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर होगा एंड द फ्लूइड लॉस जो है, ये जो फ्लूइड लॉस होते हैं, फ्लूइड का लेवल कम होते हैं, ये क्यों होते हैं? तो ड्यू टू द ओपन इंजरी, किसी को इंजरी हो गई, ओपन बुल्श गन शॉट हो गई, एक्सीडेंट हो गई, तो उसमें ओपन इंजरी हो जाती है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बंदा जो है वो हाइपोवॉल्यूमिया में चले जाते हैं। मेजर सर्जरी, उसमें भी ब्लड लॉस ज़्यादा होते हैं। बर्न पेशेंट में जिसमें फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं, डायरिया में भी और वॉमिटिंग में भी फ्लूइड लॉस होते हैं। तो ये कंडीशंस हैं जिसमें फ्लूइड जो है इनसाइड द बॉडी उसका लेवल कम हो जाते हैं और बंदा शॉक में चले जाते हैं। तो सच टाइप ऑफ शॉक विच आकर ड्यू टू द लो लेवल ऑफ द फ्लूइड इन द बॉडी इज कॉल्ड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक को हम किस तरह मैनेज करेंगे? जिस टाइप ऑफ शॉक भी हो, सबसे पहले आप जो है एयरवे को मैनेज करेंगे, उसको प्रॉपर ऑक्सीजनेट करेंगे। इसके अलावा फिर अंडरलाइन काज जो है, किस वजह से शॉक हुए, उस काज को आप ट्रीट करेंगे। तो हमने बात की कि डायरिया और वोमिटिंग से भी शॉक हो सकते हैं, तो आप रिंगर लैक्टेट को एडमिनिस्टर करेंगे अलॉन्ग विद द मेट्रोनाइडोजोल एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन इन्फ्यूजन, ताकि जो डायरिया एंड वोमिटिंग है उसको कंट्रोल किया जाए विद द हेल्प ऑफ मेट्रोनाइडोजोल एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। और रिंगर लैक्टेट जो है वो आपका फ्लूइड जो लॉस हो चुके हैं उसको ओवरकम कर सकें। अगर ब्लड लॉस की वजह से शॉक हो गया है तो आप जो है उस लॉस को कम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसके ऊपर बैंडेज लगाएंगे ताकि और लॉस ना हो, और उसको रिप्लेस करेंगे, जो फ्लूइड लॉस हो गए हैं उसको रिप्लेस करेंगे। अगर ब्लड लॉस कम है तो सिंपल रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन को जो है इन्फ्यूज़ करेंगे। अगर ब्लड लॉस ज़्यादा है तो फिर ब्लड इन्फ्यूज़ कर लें। लेकिन अगर अब भी विद द ब्लड लॉस है, आपने फ्लूइड लगा दी, फिर भी ब्लड जो बीपी है वो कम है, तो आप फिर हेमासिल इन्फ्यूजन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। अगर फिर भी जो बीपी है वो कम है और आपने क्रॉस मैच किया जिसमें या सीबीसी किया, उसमें ब्लड का लेवल 7 HB जो है वो 7 से कम है, तो फिर आप ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी ब्लड प्रेशर कम है तो फिर आप जो है ड्रग्स का सहारा लेंगे, लाइक डोपामीन एंड एड्रेनालिन। दूसरा जो शॉक है दैट इज़ सेप्टिक शॉक विच आकर ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसको हम सेप्सिस कहते हैं। अब सेप्सिस की वजह से शॉक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात अगर किसी एरिया जो है वो इंजर हो जाते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन जो है वो काज होते हैं, पर्टिकुलरली पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में ये ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में जो इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया या वायरस, वो हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं। तो जब बैक्टीरिया ब्लड के अंदर होते हैं या इन्फेक्शन एजेंट ब्लड के अंदर होते हैं तो हम इसको सेप्टिसीमिया, बैक्टीरियमिया या सेप्सिस कहते हैं। और इसी सेप्सिस की वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और जो इस वाइटल आर्गन्स है लाइक ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, उसको ब्लड सप्लाई कम होते हैं और वो अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं करते। बाज़ औक़ात पस की फॉर्मेशन भी होती है इसमें, जो कि हमारे ब्लड में भी चले जा सकते हैं। ठीक है, और ब्लड वेसल के साथ स्टिक हो जाते हैं। तो स्टिकिंग की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर ब्लड कोगुलेशन होगी, ब्लड जो है वो क्लॉट होगी, और जो हमारा आर्टरी या वेन है जो ब्लड सप्लाई करते हैं उसको ये अक्लूड करते हैं, तो इसमें फिर ब्लड सप्लाई भी नहीं होगी। तो इन सारी कंडीशन में क्या हो जाते हैं कि जो टिश्यूज़ है, वाइटल टिश्यूज़ है, उसको ब्लड सप्लाई सही तरह से नहीं होती ड्यू टू द बैक्टीरिया इन द ब्लड या ड्यू टू द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड इनसाइड द वेसल एंड डेवलप अ शॉक विच इज़ कॉल्ड सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक को आप किस तरह मैनेज करेंगे? तो जो बैक्टीरिया
की वजह से सेप्सिस डेवलप हो चुकी है उसके अगेंस्ट आप एंटीबायोटिक देंगी, फ्लूइड देंगी ताकि जो बीपी लो है उसको मैनेज किया जाए। ऑक्सीजन थेरापी जिस तरह मैंने बता दिया कि हर किस्म की शॉक में हम देंगे, स्टीरॉइड्स देंगे, और अगर बीपी फिर भी लो है तो फिर आप ड्रग्स का सहारा लेंगे लाइक आइनोट्रॉप्स जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, विच इंक्लूड डोपामीन एंड एड्रेनलिन। The third type of shock is an anaphylactic shock which occur due to the allergy. अब एलर्जी किसकी वजह से हो सकते हैं? ड्रग्स की वजह से हो सकते हैं, पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक की वजह से अक्सर एलर्जी हो जाते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया तो उससे हो जा सकते हैं। इंसेक्ट स्टिंग, इंसेक्ट बाइट, मुख्तलिफ फूड्स और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, इन कंडीशन की वजह से हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन काज हो सकते हैं। तो एलर्जिक रिएक्शन में मुख्तलिफ केमिकल रिलीज़ होते हैं लाइक हिस्टामिन, और वो हिस्टामिन हमारे ब्लड वेसल है उसको डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाते हैं एंड लीड्स टू द शॉक विच इज़ कॉल्ड एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक को आप किस तरह मैनेज करेंगे? अगेन सबसे पहले आप ऑक्सीजन देंगे, इसके बाद स्टेरॉइड देंगे ताकि जो रिएक्शन है उसको स्टॉप किया जाए, एंटी एलर्जिक ड्रग्स देंगे, फ्लूइड अगेन देंगे ताकि बीपी को इंक्रीज़ किया जाए, डायरेटिक्स देंगे क्योंकि जो ड्रग्स जो टॉक्सिक मटेरियल की वजह से एलर्जी काज हो चुकी है उसको रिमूव किया जाए। अगर फिर भी ब्लड प्रेशर इंप्रूव नहीं होते तो फिर आप डोपामीन या एड्रेनलिन को इन्फ्यूज़ करेंगे। द फोर्थ टाइप ऑफ शॉक इज़ न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक जो है वो ब्रेन की वजह से, अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, सिंपैथोलाइसिस है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी सही तरह से नहीं होती तो उससे शॉक हो सकते हैं। इसमें जो हमारा मस्कुलर टोन होता है ब्लड वेसल और हार्ट में वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन ब्लड वेसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और डायलेटेड हो जाते हैं। तो डायलेशन, वेजो डायलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाते हैं, और जो फ्लूइड इनसाइड द वेनस या वेन्स के अंदर जो फ्लूइड होते हैं वो सही तरह से मूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसका प्रेशर कम होता है, तो उसमें वो एकमुलेट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वेनस कंजेशन हम उसको कहते हैं। तो वेनस कंजेशन की वजह से जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वजह से जो ब्लड वापस हार्ट की तरफ आते हैं वो कम आते हैं। तो अगर ब्लड हार्ट को कम आएंगे तो वो कम ब्लड को पुश करेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल ब्लड प्रेशर हमारा कम होगा और टिश्यू को ब्लड सप्लाई कम होगी। इसकी काजेज़ क्या है? हेड इंजरी और स्पाइनल कार्ड इंजरी, ठीक है, इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया। अगर आप रीजनल एनेस्थेटिक्स को यूजुअली हम मसल्स में या नर्व के इर्द गिर्द लगाते हैं, लेकिन अगर आप उसमें ब्लड वेसल के अंदर लगा दिया तो इससे न्यूरोजेनिक शॉक जो है वो डेवलप हो सकते हैं। इसको मैनेज किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले ऑक्सीजन देंगे, दूसरा इमोबिलाइजेशन, उस पेशेंट को आप मोमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसको स्टैटिक रखेंगे। आईवी फ्लूइड देंगे, डोपामीन और एड्रेनलिन अगर बीपी बहुत ज़्यादा कम है, इसके अलावा एट्रोपिन देंगे ताकि हार्ट रेट को इंक्रीज़ करे, स्टेरॉइड देंगे। अगर एक्सीडेंट हो चुका है या स्पाइनल कार्ड इंजरी है, ब्रेन इंजरी है, तो इसमें आप लोग फिर सर्जरी करेंगे ताकि उस अंडरलाइन काज को ख़त्म किया जाए। तो इसी तरह आप न्यूरोजेनिक शॉक को जो है वो कवर कर सकते हैं। तो सिंपल कंक्लूजन ये है कि चाहे जिस टाइप ऑफ शॉक भी हो, सबसे पहले आप देंगे ऑक्सीजन, इसके बाद आप देंगे फ्लूइड, इसके बाद जिस वजह से शॉक हुआ है उस वजह को ट्रीट करेंगे। फिर भी अगर ब्लड प्रेशर इम्प्रूव ना हो सके तो आप ड्रग्स देंगे लाइक डोपामीन एंड एड्रेनलिन। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक को मैनेज करेंगे। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।